खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। हमारे साथ होंगे दिफाई तजिया नगार जनाब जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। लेकिन मैं पहले कुछ खबरें और रन डाउन और फिर स्टेट जाएंगे। ये जाफर एक्सप्रेस वाला जो मामला है, ये कितने लोग बाजियाब हो चुके हैं, ये क्या मामला है, इसकी संगीनी क्या है, कौन लोग उसके पीछे हैं, इर्द गिर्द के कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इसके पीछे कुछ शवाहिद मिले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और जनरल साहब से ज़रा एक सेंस लेने की कोशिश करेंगे और कितनी जल्दी हम इस पर काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और ज़ाहिर है ये भी बात हम करेंगे कि वहाँ रॉ के जो कम्युनिकेशन के कुछ शवाहिद मिले हैं वो क्या मामला है और बलूचिस्तान में क्या बड़े ऑपरेशन का वक्त आ गया है और ये क्या सिलसिला है। इसके साथ ईरान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और कहा है कि जनाब हम कोई बात नहीं करेंगे अगर आप हमारे न्यूक्लियर एसेट की तरफ आएंगे। तो जो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, माफ़ी चाहता हूँ जनरल साहब, आई होप यू कैन हेयर मी। ये एक तो कुछ सेंस हमें बताएं कि ये क्या कैसे ये अब बढ़ रहा है, ये जो दहशत गर्दी का अफरीद जो हमने एक हद तक इसको दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट, एक बार फिर से ये उठ रहा है, इसके पीछे क्या है एंड हाउ कैन वी टैकल इट जनरल साहब? देखिए, इसके पीछे मेन चीज़ तो ये है कि हमारे जो दुश्मन है वो पाकिस्तान को इन जनरल और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं दे सकते हैं। ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन इंडिया है नंबर 1, और वो अफ़गानिस्तान से मिल के वहाँ उन्होंने उनको बेसिस दिए हुए हैं। और तीसरा इसके अलावा इजराइल है और उसके अलावा कुछ वेस्टर्न ममालिक भी हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसकी मिलिट्री जो दुनिया में 5वीं या 6ठी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, और वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी हो, वहाँ चाइना का असर रसूख बढ़े, ग्वादर पोर्ट डेवलप हो, यहाँ के मादनियात पाकिस्तानी खुद उसको एक्सप्लोर करें और पाकिस्तान एक मजबूत और प्रॉस्परस मुल्क बने। ये इनका एजेंडा है और यही लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब जो जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ है वो देखिए इंतहाई अफसोसनाक हुआ है। इसमें 2016 में 16 दिसंबर को जो आर्मी पब्लिक स्कूल का पे हमला हुआ था, ये उस स्केल का इतना बड़ा हमला है और पूरी ट्रेन को दहशतगर्दों ने उसको पे फायरिंग की, उनके लोगों को मारा है। बट मेरा ख्याल है अब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत को एक क्लैरिटी के साथ ये तमाम मुश्किल दुश्मनी जो सरगर्मियाँ हैं उसको मुल्क से निकालना होगा। और मेरे ज़ाती ख्याल में एक मिनट का तवक्कुफ चाहूंगा। खबर ये आ रही है कि मियां साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जनाब शाहिद रिंद साहब हमारे साथ हैं। रिंद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लोग बड़े बेताब हैं, कोई अच्छी खबर क्या बताएंगे, कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं, कितने लोग बाजियाब हो चुके हैं और आगे क्या हो रहा है और मुतालबात कुछ आए हैं उनकी तरफ से, दहशत गर्दों की तरफ से। जनाब शाहिद रिंद साहब। सईद काजी साहब, अब से कुछ देर कबल असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ऑपरेशन के हतमी मराहिल और उसकी प्रोग्रेस को अपडेट कर दिया है, जिसमें 86 मगवियों को बाजियाब करवाया गया है और एक जवान हमारा SSG का उसमें जख्मी हुआ है। असम्बली के फ्लोर पे CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अब से कुछ देर कबल ये डेवलपमेंट अनाउंस की है। तो आगे क्या अब लाहे अमल है और क्या कोई नेगोशिएशंस भी जारी हैं? सिचुएशन क्या है, स्टैंड ऑफ है या कुछ सिचुएशन आगे बढ़ती नजर आ रही है? रिंद साहब। सईद काजी साहब, SSG के जाने के बाद कोई निगोशिएशंस की बात सोचना भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। SSG अपनी हतमी कार्रवाई कर रही है। इस वक्त इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और इलाके में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान पुलिस, CTD, जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो वहाँ मौजूद है। जैसे ही क्लियरेंस ऑपरेशन होगा उसके बाद इसकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो मीडिया से शेयर की जाएंगी। अच्छा रिंद साहब, एक और सवाल फिर मियां शाहिद साहब सवाल करेंगे। मैं अभी जनरल साहब से कह रहा था अभी जो बुगटी साहब ने वहां एक खिताब किया है असेंबली में, उसमें यह तासर नजर आया कि शायद असेंबली के अंदर से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है दहशत गर्दों के हवाले से, जिसमें बशीर ज़ेब को बशीर ज़ेब साहिब कहा गया और इस तरह के जो है अलकाबाद से नवाजा गया, बोला गया। इतने बड़े दहशत गर्द जो कि मासूम जानों को जो है वो मारते हैं, पाकिस्तानियों पर हमला करते हैं, उनको इस तरह की अलकाबाद से पुकारना, क्या कोई अंदर से इन्वॉल्वमेंट है, कोई सियासी उनको भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है? देखिए, अंदर से इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत ही सख्त जुमला है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने असेंबली के फ्लोर पे बहुत वाज़ेह अंदाज में मौक़िफ़ इख्तियार किया है
कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर एक साल गुजर चुका है इस हुकूमत को और उसके बाद भी एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान और उसके अराकीन असेंबली किसी कन्फ्यूजन से दो चार हैं, तो ये कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो जानी चाहिए। और मुज़ाकरात के हवाले से भी सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी बहुत वाज़ेह हैं कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, कौन करेगा। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मौजूद जो अराकीन हैं जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, सीएम साहब कभी भी उनकी बात को डिनाई नहीं करते। वो कहते हैं फिर लीड लें, फिर एफर्ट करें। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मुज़ाकरात की बात करें, कन्फ्यूजन क्रिएट करें, और इस कन्फ्यूजन का सूबाई हुकूमत समझती है कि दहशतगर्दों को फायदा होता है। अच्छा रिंद साहब, मैं सवाल करना चाह रहा था और जनरल साहब से मैंने ये पूछा, क्या कुछ सोचा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो और इस फितने को खत्म किया जा सके, ऐसी कोई सोच है रिंद साहब? सईद काजी साहब, आपको याद होगा चंद माह कबल क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ था। उस धमाके के बाद एपेक्स कमेटी, नेशनल एपेक्स कमेटी में यह फैसला हो चुका था कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के ताउन से मुकम्मल तौर पर उस पर काम कर रही है। तो कोई, क्योंकि एक सेंस ये भी है रिंद साहब कि अब ये जिस तरह स्केल का हुआ है, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि एपीएस का जो हुआ था, जो स्कूल में जो हुआ था उसके लेवल का है, तो इसी तरह की डेटर, इसी तरह का जवाब तो हमें देना पड़ेगा। जवाब मेरा ख्याल है दे दिया गया है आज पहले ही दिन। सईद काजी साहब, असल में इशू सिर्फ ये था कि गुज़िश्ता रोज जब ये वाकया पेश आया, वाकये के फौरी बाद पुलिस, एफसी और फिर पाक आर्मी और फिर एसएसजी के कमांडोज उनको लॉन्च किया गया। उसका रीजन सिर्फ एक था, डिले होने का, कि होस्टेजेस उनके पास मौजूद थे और हर इंसानी जान की एक कीमत है रियासत के सामने और हुकूमत के सामने। एक मासूम मुसाफिर की जान की कीमत है, जिसकी वजह से कुछ ताखीर जरूर हुई इस क्लियरेंस में। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ऑपरेशन अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और उसके बाद क्लियरेंस का फेज शुरू होगा। और एक और सवाल मैं करूंगा आपसे, ये फरमाइए कि ये जो हमें ये नकलो हरकत में क्या ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, ज्यादा हमें अब जो है कुछ करना पड़ेगा, सिक्योरिटी का बंदोबस्त, ये जो ट्रेन हैं और दीगर जो नकलो हरकत के जो हैं हमारे मीन्स? सईद काजी साहब, देखें, इस वक्त ये जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट के हवाले से कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट हमारे पास मौजूद नहीं था। एक जनरल थ्रेट मौजूद था क्वेटा के हवाले से, लेकिन अगर हम कहें कि कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट था तो वो मौजूद नहीं था। लेकिन इस वाकये के बाद और जो पहले वाकयात हो चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 2 दहाइयों से जब ये दहशतगर्दी की जंग हो रही है, सूबाई हुकूमत के पास कोई पॉलिसी काउंटर टेररिज्म के लिए नहीं थी। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने पहली मरतबा एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है और उस पर काम कर रही है। लाजमी सी बात है, जिस सूबे में 2 दहाइयों से दहशतगर्दी हो रही है और वहां पर कोई पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ ना हो, तो एक नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है और उस इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई फ्लॉज आते हैं तो उस फ्लॉज को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। शायद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पूरे मेरा सवाल आपसे है कि जो दहशतगर्द हैं वो पहाड़ों पे हैं, उनकी सप्लाई लाइन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और एक उम्मीद भी है और हमारी दुआ भी है। जी मियां साहब, अब आप जनरल साहब से पूछिए। मेरा जनरल साहब से सवाल ये है जनरल साहब कि जो दहशतगर्द हैं वो पहाड़ों पे हैं, उनके पास असला भी है, उनको कुमक भी मिलती है, उनको जो है खुराक भी मिलती है, उनकी सप्लाई लाइन तोड़ने का जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनको सप्लाई लाइन कहाँ से मिलती है कि उसको वहाँ से ब्रेक किया जाए और जो दहशतगर्द हैं उनको वहाँ तक महदूद कर दिया जाए पहाड़ों तक, ताकि वो अंजाम तक पहुँचे खुद ही? देखें, अगर पहाड़ों पर भी बैठे हुए हैं दहशतगर्द, और क्योंकि मैं खुद उस इलाके में ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ और 4 साल इन कंटिन्यूएशन रहा हूँ, उस वक्त भी ये पहाड़ों पे चले जाते थे और फिर हम पहाड़ों पर क्लियरेंस ऑपरेशन करते थे। अब ये आपने बड़ा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि इनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो हमें काटनी होगी। बट उसके लिए जो आवाम होती है, उस इलाके की जो जनरल पब्लिक है, उसको आपके साथ होना चाहिए। ये दहशतगर्दी की लानत जो है पाकिस्तान से उसी सूरत जाएगी जबकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जबकि हुकूमत वक्त और अवाम इकट्ठे नहीं होंगे। ये सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम नहीं है कि दहशतगर्द की लानत को यहाँ से हटाएं, क्योंकि यहाँ पे इनके फैसिलिटेटर्स हैं, यहाँ पे इनके सिंपैथाइजर्स हैं और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इनकी नकल हरकत देखते हैं मगर रिपोर्ट नहीं करते। तो इसका सूबाई हुकूमत को और हुकूमत पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए कि हमने लोगों को साथ में लाना है, उनके हार्ट्स एंड माइंड को जीतना है। जनरल साहब, ये जो दहशतगर्द हैं इनके पास खबर ये भी है कि बड़ा जदीद असला है और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है।
कौन से ममालिक इनको जो है वो असला दे रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, हमारे कौन से ममालिक इसमें मुलव्वस है सर? देखें, इसमें जो BLA है आपको पता ही है, इसमें ज़्यादातर मरी कबाइल के हैं, इसमें बुख्ती कबाइल के हैं, और बुख्ती कबाइल का बाहर बरहमदाग बुख्ती बैठा हुआ है और मरी कबाइल का बाहर हरब्यार मरी बैठे हुए हैं। बलाच मरी तो मारा गया था। तो ये बाहर इनको मुख्तलिफ ममालिक फंडिंग करते हैं। सबसे बड़ी फंडिंग इनको राह से आती है और फिर इनको मसाद फंडिंग करती है और कुछ मगरबी ममालिक भी इनको फंडिंग करते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस किस्म के जो टेररिज्म के जो हेड हैं, जिनके मैंने नाम लिए, जिन ममालिक में भी हैं, चाहे UK में है, चाहे कभी स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, कभी कभार अफगानिस्तान में भी ये रिपोर्ट हुए हैं कुछ साल पहले, तो इन ममालिक से बात करके इनकी एक्स्ट्रेडिशन करनी चाहिए, इनको पाकिस्तान लाना चाहिए और इनके खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमे कायम करने चाहिए और पाकिस्तानी आपने राह की बात की है, आपने बहुत बड़ी बात की, राह की बात की है। राह के जो सफारत खाने हैं, जो कि तरबियत सेंटर हैं, असल में वो सफारत खाने नहीं हैं, वो जो पाक अफगान बॉर्डर पर और पाक ईरान बॉर्डर पर जो है वो मौजूद हैं। हमारे पास इसके सबूत भी हैं। क्या हम इंटरनेशनल लेवल पर जो है इनको बेनकाब नहीं कर सकते और आलमी बरादरी को इनका घिनौना चेहरा नहीं दिखा सकते? देखिए, अब वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको और इफेक्टिव तरीके से, जैसे एक ट्रेन पे हमला हुआ है, पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कवरेज की है और इंडियन तो इसको ऐसे कवर कर रहे थे कि जैसे वो किसी मैच की रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं। तो यहाँ से उनको कौन आंखों देखे हाल पहुँचा रहा था, ये सब कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान को करना भी चाहिए और वो करेगी कि इन सारे सबूतों को अमेरिका के सामने रखें, चाइना के सामने रखें, सऊदी अरेबिया के सामने रखें, इंडिया के सामने रखें और अफगानिस्तान के सामने रखें, उनसे इफेक्टिवली इंगेज हों। और अगर वो नॉर्मल तरीके से बात नहीं करते तो पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, सारी अफगानिस्तान की लाइफ लाइन पाकिस्तान से जाती है। 3 मिलियन से ज़्यादा अभी तक अफगान रिफ्यूजी हमारे पास हैं, हमें उनको मुल्क वापस भेजना चाहिए। और अगर बिल्कुल सर, जनरल साहब, हमारे पास सबूत हैं कि वहां से कुलभूषण यादव जो है वो पाक ईरान बॉर्डर से पकड़ा गया और पाक अफगान बॉर्डर से उनको सप्लाई लाइन मिल रही है, उनको असला भी मिल रहा है और वहां पर जो अमरीकी असला है वो वहां पर बड़ी तादाद में जदीद असला मौजूद है। क्या वहां बंगला जो अफगानिस्तान है उसके अंदर जाकर इनके ठिकानों को तबाह नहीं करना चाहिए कि वहां जाकर इस नासूर को तबाह कर दिया जाए? देखें, बाज़ औक़ात लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि स्टेट लेवल पे जो बातचीत हो और अफगानिस्तान की हुकूमत जैसी भी लंगड़ी लूली है वो इंश्योर करे कि ये उनके कैंप्स वहाँ ना बने। मैं खुद जब वहाँ ऑपरेशनल कमांडर था, मैं आपको ज़ाती मुशाहिदा बताता हूँ कि हमारी एक मीटिंग हुई, उस वक्त वहाँ नेटो ऑपरेट कर रही थी। तो उस वक्त अफगान कमांडर जो थे, हमारी उनसे मुलाकात कोयटे में हुई, वहाँ विज़िट करने आए। तो उन्होंने कहा कि हमने कंधार का जो पूरा है डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न क्लियर कर दिया है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपने क्लियर कर दिया है तो क्या आपने वहाँ BLA के कैंप्स देखे हैं? सब नेशनल्स के कैंप हैं वहाँ पे। तो मुझे सामने अफगानिस्तान का जो लोकल कमांडर था, एरिया कमांडर, उसने माना, उसने कहा बिल्कुल वहाँ पे इनके कैंप्स हैं। तो ये चीज़ें हम रिपोर्ट करते रहे हैं। बट आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान लेवल पे अब एक ज़्यादा मौसर तरीके से, साहब मैं एक बात बड़ी अहम, एक पॉलिटिकल एंगल से बात करना चाहता हूँ, जहाँ एक तरफ ये हमें डिसीजन लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे, इनको आइसोलेट करने के लिए, बलूचिस्तान में आइसोलेट करने के लिए हमने हकूक़ के आगाज़ बलूचिस्तान किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो उसकी कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आया, अरबों हार रुपया गया वहाँ पे, तो वहाँ वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। इसी तरीके से हम उनको जोड़ सकते हैं। इस पहलू से आप क्या समझते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है जनरल साहब? जी, देखिए, जितने भी दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में जब उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं इसलिए हमने ये दहशतगर्द तंजीमें ज्वाइन की कि हमारे पास नौकरी नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कोई कमाने का ज़रिया नहीं था, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन थी और वो बिल्कुल सरदारों के आसरे पे थे। और वो भी देखें, पैसे तो हुकूमत से लेते हैं। अब ये सारे लेवीज वगैरह जो हैं, इनके पैसे सरदारों को मिलते हैं और सरदार आगे से पैसा देते हैं। तो जो इंसेंटिव ये दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान के गरीब या महरूम अवाम को जहाँ से मिला के करती हैं, तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे, उन्हें कौमी धारे में शामिल करे, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ काफ़ी सारी
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्मगलिंग होती है, ईरानी ऑयल स्मगल होता है, वहाँ गाड़ियों की स्मगलिंग होती है, वहाँ सिगरेट की स्मगलिंग होती है, वहाँ नारकोटिक्स की स्मगलिंग होती है। तो ये सारे स्मगलर्स और ये दहशतगर्द, इनका एक नेक्सस है, एक कार्टेल है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों को एक होलसम तरीके से देखना होगा, बलूचिस्तान के अवाम को। लेकिन जनरल साहब, एक वक्त था कि इनको नाराज बलोच कहा जाता था और कहा जाता था कि ये नाराज बलोच हैं जो कि नाराज हैं, लेकिन अब ये देखने में आया है कि वो नाराज नहीं है, वो दहशतगर्द हैं, और वो बलोच नहीं है, वो दहशतगर्द हैं। उनका कोई मजहब, कोई दीन नहीं है, और वो जो है मासूम जानों के गले काटते हैं। तो इस वक्त जो है वो कंसेंसस के साथ ऐसा एक लाहे अमल बनाना चाहिए ताकि जो है वो एक ऑपरेशन बाकायदा लॉन्च करके पूरे पहाड़ों को क्लियर कर दिया जाए और वहां से जो है दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जाए, ताकि वो कुव्वतें जो CPEC के खिलाफ हैं उनको सबक मिल सके। सर बिल्कुल, देखें, एक तो हमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है उस पर बड़ा इफेक्टिवली उसको गार्ड करना होगा। तमाम जो एस्टैब्लिश एंट्री पॉइंट्स हैं और कुछ लेस फ्रीक्वेंटेड एंट्री पॉइंट्स हैं, उन सबको गार्ड करना होगा। एक एक आदमी जो वहाँ से आता है या जाता है उसका हिसाब रखना होगा। और फिर जैसे आपने पहले कहा कि इनके लॉजिस्टिक सपोर्ट को काटना होगा। आर्मी को एक दफ़ा बाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ मिल के जिन जिन पहाड़ी इलाकों में है, आखिरकार वो पहाड़ी इलाके बलूचिस्तान में है, उनको क्लियर करना होगा और इनका कलाकमा करना होगा। लेकिन हुकूमत के जो करने वाले काम है उसमें समझता हूँ कि तमाम बी एरियाज़ को देखें। जहाँ जाफर एक्सप्रेस का भी इंसिडेंट हुआ वो बी एरिया था और वहाँ पे जो लेवीज थे वो बिल्कुल वहाँ मौजूद नहीं थे। वो 24 घंटे गुजरने के बाद भी वहाँ नहीं पहुँचे। उससे पहले वहाँ FC पहुँच गई, उससे पहले वहाँ आर्मी पहुँच गई। तो ये बी एरियाज़ ख़त्म करने होंगे, तमाम इलाका बलूचिस्तान का एरिया बनाना होगा, जैसे 2007 में जल मुशर्रफ के रजीम में बना दिया गया था। जब 2008 में हुकूमत चेंज हुई तो दोबारा मुझे नहीं पता किस वजह से दोबारा ए एरियाज़ को बी एरियाज़ बना दिया गया। तो आपको जैसे मैं लेवीज़ का बता रहा था, लेवीज़ को सरदार भर्ती करते हैं, वो सरदार इनको तनख्वाहें देते हैं और एम्प्लॉय इनको डिप्टी कमिश्नर करता है। तो डिप्टी कमिश्नर का देखें जैसी उसकी पोस्ट होती है, उसको कोई तजर्बा नहीं होता कि टेररिज्म के खिलाफ कैसे लोगों को एम्प्लॉय करना है। तो सर यही जो आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ मालूमात हैं कि बोलान की जो पहाड़ियां जहां पर ये वाकया हुआ है, उन पहाड़ियों में 1500 से जायद जो हैं वो कोयले की कानें हैं और वहां पर रोजाना मजदूर भी जाते हैं। इसके अलावा चरवाहे जाते हैं। उसके रूप में BLA के दहशतगर्द जो हैं ना सिर्फ वहां जाते आते हैं बल्कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलती है। तो क्या ये कानें जो है बंद नहीं की जा सकती 1 साल के लिए और वहां चरवाहों का रास्ता जो है रोका जा सके और नो गो एरिया बनाकर एक दफा ऑपरेशन कर लिया जाए, उनकी सप्लाई लाइन तोड़ दी जाए? नहीं, कानों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है और जो कारोबार रोज़गार है वो चलते रहने चाहिए। बट एक इफ़ेक्टिव तरीके से जो बॉटल नेक्स हैं, जो टनल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ग्राउंड्स हैं, जहाँ ज़्यादा जो कम्युनिकेशन सेंटर हैं, वहाँ पे आने जाने वालों की चेकिंग होनी चाहिए और इसके अलावा एयर सर्वेलेंस होनी चाहिए। और तमाम जो आर्मी है, FC है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, पुलिस है, इसको एक कमांड के तहत ऑपरेट करना चाहिए। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन करने चाहिए। बट क्रिटिकल लेवल भी जो है हमारी हुकूमत को, वो जहाँ जहाँ इनके कैंप्स हैं उन हुकूमतों से बात करनी चाहिए और वहाँ से इनकी सप्लाई लाइन काटनी चाहिए। बाकी जो हम मुल्क के अंदर कर सकते हैं वो हमें यकजान होकर पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को, मीडिया को यकजान होकर इस टेररिज्म के नासूर को मुल्क से निकालना होगा। जल साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू। इससे हिम्मत भी होती है और मुश्किल वक्त में जो है हम कुछ तज़िया भी कर पाते हैं किसी हद तक। बहरहाल इसी उम्मीद से इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करते हैं कि इसका आउटकम अच्छा हो। जाने बेगुनाह जाने ना जाएं, ये बड़ा तकलीफदेह होता है। तो एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं ईरान की बात करते हैं। ईरान ने बड़ा टका सा जवाब दिया है अमेरिका को। तो क्या मामलात हैं, क्या उसे शक है कि उसकी इंस्टॉलेशन पर हमले की तैयारी है? एक खत भी लिखा है ट्रंप ने उनको, जिसको उन्होंने रबिश कर दिया है ईरानी गवर्नमेंट ने। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बड़ी अहम स्टोरी है जो आज एक गैर मुतवक्को जवाब दिया है ईरान ने। उसे ट्रंप साहब ने ख़त लिखा था कि जी हम
आए हमसे बात करें ये न्यूज़ के हवाले से। इससे चंद दिन पहले एक खबर और आई थी और वो ये थी कि शायद ईरान के न्यूज़ की जो इंस्टॉलेशन है इस पर हमला होगा, और फिर कतर के वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये हमाकत की गई तो पूरा ख़ित्ता और रीजन जो है वो प्यास से मर जाएगा और कतर सबसे पहले उसकी जद में आएगा। तो ये है मियाँ साहब, हम इस पर ज़रा थोड़ी डिस्कशन करते हैं। पहले तो मैं ये कहूँ कि देखें, जब 28 मई को हमने अपने किए थे ये धमाके, तो उस वक्त की सारी सिविल सोसाइटी, अल मारूफ शुगल सोसाइटी, ना करें भाई ना करें। ओ भाई हमें शौक़ है, किसको शौक़ है? आप न्यूक वाहिद पासपोर्ट टू सेफ्टी है। अगर आपके पास न्यूक्लियर बम होगा तो आपको ये है कि भाई कोई भी आपके मुल्क में इस तरह नहीं घुसाएगा जैसे शाम में घुस के कल के जो दहशतगर्द थे आज के दोस्त बन गए। फिर जिस तरीके से यहाँ इन्होंने हमारे साथ किया, कल ये मुजाहिदीन थे, आज जो जिस अजाब से आज हम गुजर रहे हैं, जिस दहशतगर्दी के से हम आज गुजर रहे हैं, इनको ये आर्म कर रहे थे। ये सारा जब जब इनका मकसद पूरा हुआ कोल्ड वॉर में, तो ये सब कुछ छोड़ के ऐसे ही भागे जैसे असला छोड़ के भागे हैं उधर, और वो असला अब अजाब बना हुआ है रीजन के लिए। तो मियाँ साहब, ईरान अगर ईरान कल आज धमाके कर देता है तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो अमेरिका बहादुर होगा, क्योंकि और कुछ सेफ्टी नहीं है भाई। जहाँ मर्जी घुस जाएं, जहाँ की सरहदें तब्दील कर दें, रिजीम चेंज कर दें जाके, जिस तरह है नोरिगा को पनामा से उठा के ले गए थे, आजकल वो अमेरिका की किसी जेल में रिहाइश पजीर है। और जो है इसी तरह अलांदे को मरवा दिया, चिली में मरवा दिया अलांदे को, और पिनोशे को आके एक डिक्टेटर को बिठा दिया। तो अगर आपके पास न्यूक्स होंगे तो कम से कम ये आई डोंट अप्रूव ऑफ देम। मतलब मैं कहता हूँ सारी दुनिया से ये खत्म कर दें। मसला ये है कि इनको जरूरत किसने बनाया है? हर मुल्क सोचता है कि मेरे पास न्यूक्स, हालांकि बम का धमाका नहीं किया इजराइल ने, लेकिन उसने बम लेके रखे हुए हैं वहां पे अपने पास, तो बाकी रीजन के लोगों के पास क्यों ना हो? मियां साहब तब देखें, जो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक कहा कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सबसे बड़ी सलामती की ज़मानत हैं। यूक्रेन की मिसाल ले लेते हैं। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार, लेकिन उन्होंने ख़त्म किए, उन्होंने सरेंडर किया, और आज यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है कि वहाँ पर जंग लगी हुई है, काफ़ी इलाके उनके जो हैं वो मकबूजा हो चुके हैं, और वो दर बदर की ठोकरें जो हैं ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो खा रहे हैं। तो जो एटमी हथियार होते हैं ये वाक़तन जो कौमी सलामती की और ख़ुद मुख्तारी की ज़मानत होते हैं। लेकिन काजी साहब, क्या ईरान को जो धमकी दी है, धमकी नुमा खत था वो जो अमेरिका ने लिखा था, और आज ईरान ने कह दिया कि जो करना है कर ले, हम जो है वो आपसे बात नहीं करेंगे। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ईरान जो है वो बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है, या वो धमाके करने वाला है, या वो सलाहियत हासिल कर चुका है और वो अमेरिका को ये पैगाम दे रहा है कि आपने जो करना है कर ले, हम तो बना चुके हैं? मुझे ये करीने क्यास लगता है, क्योंकि बहुत अरसे से हम ये सुन रहे थे, डिफरेंट टाइम फ्रेम लोग दे रहे थे, जो माहिरीन हैं कुछ लंबा दे रहे थे, कुछ कह रहे थे कि वो चंद दिन के या चंद महीनों के फासले पर है। ये कुछ अर्सा पहले ये बातें हो रही थी कि जी उसके जो टेस्ट जो न्यूक को टेस्ट करने के बहुत करीब है। लेकिन अब देखें, अब वो न्यूक उसको हर तरफ से घेर लिया आपने, शाम से शाम तक आप पहुंच गए, उसकी सरहदों तक तो आप पहुंच गए, तो अब वो क्या करे अगर न्यूक ना बने? उसके घर में जाके अब आपके लिए वो दहशतगर्द हैं। जब हमास को इजराइल पैसे दे रहा था तब वो दहशतगर्द नहीं थे। जब आप उसको लेफ्ट विंग जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन थी उनके जरिए इनको आप इस्तेमाल कर रहे थे। इवन अखवानुल मुस्लिमून जो है वो आपने खड़ी की, जब कोल्ड वॉर में आपने खड़ी की। ये सारी की सारी जो रिलीजियस आउटफिट हैं, जो मज़हब को इन्होंने इस तरह से गलत इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज। हम जो जिस दहशतगर्दी, लेकिन काजी साहब मुझे लगता है कि ईरान ने कोई हिकमत अमली तैयार कर ली है, या वो हथियार जो हैं वो बना लिए हैं, क्योंकि इतने बड़े सुपर पावर के सामने इस तरह की बात करना जो है वो किसी के बस की बात नहीं है। और दूसरी जानब आपने देखा कि चीन के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो गए हैं। रूस, चीन, ईरान, उन्होंने मिलकर जो है इस पर बात करनी शुरू कर दी है। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक ब्लॉक जो है वो बन चुका है, और एटमी कुव्वतें जो हैं वो दूसरे ब्लॉक में इकट्ठी हो रही हैं। और दूसरी जानब अमेरिका जो है, जब उसने कहा आज रूस से कि रूस जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर बताए कि जंग बंदी कैसे करनी है, तो आज रूस से खबर आई है ताज़ा तरीन कि अब जो जंग के हवाले से खबरें जो है वो रूस देगा, कहीं और से जो है वो खबरें नहीं आएंगी। हो सकता है कि रशिया जो है वो जो मुज़ाकरात वहाँ पर सऊदी अरब में हो रहे हैं अमेरिका और यूक्रेन के, और साथ रशिया पर जो हमले हो रहे हैं वहाँ से रशिया नाराज़ भी हो, और वो इस मामले में भी तहफ़्ज़ात का इजहार कर रहा है
कि कहीं अमेरिका जो है वो दोहरी गेम तो नहीं खेल रहा कि एक जानिब जो है वो यूक्रेन को इस हवाले से टाइट कर रहा है और दूसरे हवाले से उनको जो है वो शय भी दे रहा है और उनको इमदाद भी उन्होंने बहाल कर दी है, फौजी इमदाद, और उनको इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है वो भी बहाल कर दी है। तो ये जो तमाम मामलात हैं कायद साहब, मुझे लगता है कि जो रीजन है वो अलग हो चुका है और जो ईरान है वो कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर तैयार कर चुका है कि जिस पे उन्होंने अमेरिका को ये कह दिया है कि जो करना है वो कर ले। ये बहुत बड़ी धमकी है, क्योंकि ये भी माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ ऐसी साइट्स मौजूद हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका हमला करता है तो वो साइट्स उनके बिल्कुल पहुंच से बाहर हैं और उनके जवाबी हमले से ना सिर्फ इजराइल बल्कि जो अमेरिकी मौजूदगी है मशरिक़ वुस्ता में वो भी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। ये तमाम मामला जो हैं वो भी अंदरों अंदर जो है वो चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है चीन के अंदर मुज़ाकरात होना, चौबहार पर जो है मशक़ें होना, ये एक बड़ी स्ट्रेटजी का पता दे रहे हैं कायद साहब। अच्छा मियाँ साहब, थोड़ा सा ज़रा मौजू को बदलते हैं। उधर अभी दो बातें खबरें हम आपसे और डिस्कस करेंगे। कल तक ये कह रहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं तुम्हारी गुर्बत दूर कर दूंगा। अभी आए हुए चंद हफ्ते नहीं हुए, जनवरी में मौसूफ तशरीफ लाए थे और अभी से ये कह रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है। ये यानी जब इलेक्शन का वक्त होता है तो ये क्या बातें करते हैं। और अब ये जो टेक्नो क्या कहते हैं, टेक्नो क्या ओलिगार्क्स कह लें, ये जो टेक्नोलॉजी वाले जाइंट्स हैं जो एक तरफ हैं और जो रिपब्लिकन सरमाएदार हैं वो एक तरफ है, इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। तो अब वो अवाम, अमेरिकी अवाम को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी महंगाई हो जाएगी, क्या हुआ, यानी आपकी गुर्बत में मैं मजीद इजाफा करूंगा। वो क्या था ना कि जो कोहे जर्द से उतरा बड़ा सखी बनकर हमारे हाथ में कासे थमा दिए उसने। ये सारे ऐसे ही करते हैं और ट्रंप इज नो डिफरेंट। और एक तो ये बात, और दूसरा ये मौसूफ क्या कुछ मॉडलिंग भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एलन मस्क से क्या करवा रहे हैं। लेकिन कायद साहब उन्होंने गाड़ी ले ली है एलन मस्क से और वो गाड़ी उन्होंने कहा है कि मैंने बगैर किसी रायत के ली है, वो मॉडलिंग उसमें कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप हैं उनके जो इक़दामात हैं, उन्होंने आज जो ताज़ा तरीन काम किया वो स्टील और एल्युमिनियम की दरामद पर जो है वो ग्लोबल टैरिफ बढ़ा दिया और 25% जो है उसके पर भी टैरिफ लगा दिया है, जिसमें जो स्टील से मुतल्लिक तमाम मसनूआत जो है महंगी होने का खदशा है। कायद साहब जो उसका इक़दामात हैं ट्रंप के, उन्होंने तो हलचल मचा दी है पूरी दुनिया में। भारत को जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जो है नुकसान हो गया। इंडिया को उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डूब गई और अमेरिका के अंदर 4 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। अमेरिका के अंदर अब महंगाई जो है वो सामने आ रही है, वहाँ जो सहूलियात शहरियों को दी जा रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस ली जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर महंगाई का जो है इस वक्त शोर है। और ये मामला यहाँ वहाँ तक नहीं रुका, ऐसा जो कनाडा है उस पर भी इस रात इसके आ रहे हैं, लेकिन कनाडा ने जवाबी वार जो किया है वो भी अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है। चाइना ने जो जवाबी वार किया है वो भी अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है। अमेरिका जो है वो कई 100 अरब डॉलर की वहाँ से मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको बताऊं इसमें। हाँ, एक बात मैं बता दूं, जरा बीच में रह जाएगी। ये अब टेस्ला जो है ना वो ये ट्रंप ही खरीदेगा, क्योंकि BYD ने उसका बुरकस निकाल दिया है। चाइना ने जिस टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी मार्केट में फेंकी है और जो उसकी बैटरी है, जो उसकी एफिशिएंसी है, अब टेस्ला जो है वो जो खरीद चुके हैं वही खरीदेंगे। और बहुत सी उनकी, मैं सुन रहा हूं कि उनकी जो डीलरशिप्स कहते हैं वो माफ़ी मांग रही हैं उनसे, जनाब ये हमसे नहीं बिक रही। अच्छा, लेकिन बात जो आपने की है मैं इसकी तरफ थोड़ी सी मजीद वजाहत कर दूँ। अरे भाई, अमेरिका देखे ना, मैंने एक दफ़ा क्या कहा था जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने आयल की कीमतें बढ़ा दी को पता नहीं बहुत ज़्यादा, और कहा कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। मैं क्या हुजूर मेरा उस पाकिस्तान से तो मुलाकात करवा दें जो बच गया है, जिस पाकिस्तान को मैं जानता हूं उसका तो बुरकस निकल गया। तो बात यह है कि इसमें मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, ये बात कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पे करेंगे, जो कीमत अदा करनी पड़ेगी वो अमेरिका के मिशों को अदा करनी पड़ेगी। ये जो सरमायादारों का आपस में हाथी लड़ रहे हैं वो बेचारे घास की तरह कुचले जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कुछ और भी खबरें हैं उन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो 3 खबरें हैं मियां साहब जो हम इस छोटे से सेगमेंट में डिस्कस करेंगे और सारी अहम है। एक तो ये कि चलें शुक्र खुदा करके सर्दियां गई, तो इन सर्दियों में एक सर्वे जो आया है उसमें हम तीसरा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड मुल्क हमारे बाद या चाड है गालबन और या कांगो है, उसके बाद माशाल्लाह तीसरा नंबर हमारा है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा के स्टैंडर्ड्स हैं
एक क्लीन एयर के उससे कोई 20 गुना ज़्यादा जो है वो हमने इस वक्त जो सिगरेट नहीं भी पीते लोग वो भी माशाल्लाह पता नहीं कितनी डिबिया जो है वो समझे कि उस दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। शुक्र है उनको वो ख़रीदी नहीं पड़ती। अच्छा, तो मियाँ साहब एक तो ये खबर है कि क्या प्लानिंग है, हमें देखना चाहिए चीन में पीकिंग में और बीजिंग जिसे कहते हैं आजकल वो उसमें क्या कहते हैं, पीकिंग आजकल कहते हैं या बीजिंग, अब बीजिंग कहते हैं मेरे ख्याल में जी। तो ये वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जदीद टेक्नोलॉजी क्या है। इत्तफाक से मैं एक जगह खड़ा था तो एक साहब मुझे पहचान के आ गए, तो वो एनवायरनमेंट से उनका कोई ताल्लुक था, एनवायरनमेंट का हमारा शोबा तो मौजूद है, लेकिन ये कि क्या कुछ स्ट्रेटजी हम चाक आउट कर सकते हैं कि अगली सर्दियों से पहले हम कम से कम एक सांस तो लेने के हकदार हो पाएँ। साफ पानी के एक गिलास तो मिलता नहीं यहाँ पे। 40% बच्चे जो जिनकी अमवात होती हैं वो एक सर्वे के मुताबिक जो है ये पाकिस्तान न्यूट्रिशन सर्वे के नाम से आता है, जो लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो उसमें ये गंदे पानी से जो है वो बच्चे जो हैं उनकी अमवात हो जाती हैं। और क्या क्या मैं बताऊं, जो आयरन की कमी से क्या होता है यहाँ पे, या ये मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ग्रोथ का क्या मामला है। मगर कम अज़ कम इस हवा को तो साफ करें और ये जो अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें। ये जो सेंसलेस अर्बनाइजेशन हो रही है, ये हर जगह जगह पे आप ग्रे एरियाज़ को जो है अपना ग्रे एरिया बना रहे हैं, ग्रीन एरियाज़ को बाहर शहरों को फैलाने की बजाय यहाँ पे माल तोड़ प्रोग्राम चल रहा है। हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं वो MNAs की भी हैं, MPAs की भी हैं और दूसरों की भी माशाल्लाह है, अल्लाह ताला और मज़ीद उनको तरक्की दे। तो देयर शुड बी अ वेल कार्व्ड आउट प्लान। तो एक तो ये मैं हमने स्टोरी करनी थी। दूसरा मियाँ साहब आपने बताया कि 1000 जो हमारे जो शहर है वहाँ से कुछ ऑयल तेल पे आइएगा ज़रा। काश साहब देखें, जो इन्वायरमेंट की आपने बात की है, 10 साल हो गए हैं कि हमारे यहाँ स्मोक जो है वो जान नहीं छोड़ रही। साहिवाल कोल पावर प्लांट आपने नाम सुना होगा काश साहब, उसके इर्द गिर्द आप जाएं और जितना भी एरिया लाहौर तक का है वहाँ पर सुबह बाहर निकलें तो वो बिल्कुल काला हुआ होता है। यही हाल कराची का है। तो इस तरह हमारी पुरानी मशीनरियाँ जब लगेंगी और कोल जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि जो बंद कुएं हैं उनसे भी तेल जो है वो उगलना शुरू हो गए हैं, बंद कुएं। और आज OGDCL ने एक्सचेंज को ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि चकवाल के पास राजीन 2 कुएं का नाम है, 4 साल से ये बंद था। उसमें जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और दोबारा जो है उसमें तेल की प्रोडक्शन शुरू हो गई है। 1000 बैरल तेल योमिया वहाँ से निकल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पर दीगर ज़खायर जो हैं वो भी बरामद हों। इसलिए वहाँ पर ऑयल और गैस की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है और ये कहा गया है स्टॉक एक्सचेंज को कि तेल की बड़ी प्रोडक्शन जो है वहाँ पर शुरू हो गई है। एक बड़ा अच्छा साइन है। पोठोहार में कहा जाता है कि मुख्तलिफ इलाकों में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, शेल गैस के भी और शेल गैस ऑयल के भी ज़खायर मौजूद हैं। अब इसकी तलाश जो है शुरू कर दी गई है। मैं देखें, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला, मेरा तो अपना शहर है, मेरा भाई शहर है जहाँ से इससे पहले भी बलकसर आयल, बलकसर जो है उसका एक कस्बा है छोटा सा चकवाल के ज़िले में, वो उस वहाँ भी आयल निकलता रहा है। और हम जब गुजरते थे और मुज़ाफ़ात में जाते थे तो हमें दूर से ये नज़र आती थी ये जो रिग्स हैं। मगर सवाल ये है, इधर चिन्योट पता नहीं कहाँ से सोना निकल आया, लोहा निकल आया। अरे भाई, जब अवाम का तेल निकलना बंद होगा जो रोज़ निकल रहा है तो फिर हम मानेंगे। कहानियां हमें सुना देते हैं। अब आपने अभी आज एक स्टोरी आपने ये की कि जनाब ये एक उस पर भी आ जाएं कि IMF ने, हालत हमारी ये है कि हम टैक्स फ्री करना चाहते हैं जो यहाँ के इन्वेस्टमेंट करे, तो उनका नहीं जी उनसे भी टैक्स ले और टैक्स पैसे इकट्ठे करके हमें दें। क्योंकि अब हम जो हैं, जिस तरह हमारे दोस्त कहा करते थे लाल खान कि जनाब हम तो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं उनके लिए, IMF के लिए, कि पैसे इकट्ठे करके सी उन्होंने देने ने। द वे वी हैव बीन मिसमैनेजिंग दिस और मिसमैनेज करते रहे अपने लोन्स और कर्जों को। तो ये एक तो ये मामला है। दूसरा मामला मियाँ साहब, मैं एक और आपको बात बताऊं, जो आपने एक स्टोरी दी थी, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, जिस हवाले से अभी आप मुझे बता रहे थे ऑफ एयर, मुझे बता रहे थे जी कि ये जहां पाकिस्तान में बेशुमार मिनरल्स हैं और ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अरशद अब्बासी साहब बता के गए हुए हैं। और बाय द वे अरशद अब्बासी साहब ने हमें यह भी बताया था कि जनाब एहसन इकबाल साहब को लिख के भेजा गया था कि ये कोल वाला प्लांट ना लगाएं। और चाइनीज़ ने खुद कहा था, ये अरशद अब्बासी साहब ने
यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे काम, अगर हमें जवाब नहीं मिला एहसन इकबाल साहब के कि इसमें क्या हिकमत थी, कौन सी सुकरातियत थी इसमें कि ये हमने अपने शहरों को इस तरह आलूदा कर दिया और इससे ना कोई सरमाया वाला बच रहा है ना आम आदमी बच रहा है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी हैं पैलेशियल, इनकी कोई दीवारें नहीं हैं कि वहाँ जो जाके ये पोल्यूशन ना हो। तो ये एक इज्तिमाई खुदकुशी क्यों की गई, हमें बताएं। सेकेंडली मैं आपको एक स्टोरी और बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी इन्वेस्टर को बुलाने की। डॉक्टर इकरामुल्लाह के एक बड़ा मोतबर नाम है, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास प्रूवन रिजर्व्स हैं, पूरी दुनिया में कंसल्टेंट हायर, यहाँ रोज अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, यहाँ रोज जो है वो स्पेशल ग्रेड में बंदे हायर करके पता नहीं वो क्या क्या आपको करके दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इंटरनेशनली हायर करके खुद सारा मुनाफा अवाम के हक में उस करके हम ये बलोचिस्तान को डेवलप करते, पख्तूनख्वा को डेवलप करते, हम कर सकते हैं। मगर ये ठेकों में माल मिलता है, वहां से किकबैक्स मिलती हैं, इसलिए हम आए हैं इन्वेस्टमेंट करें। कौन सा इन्वेस्टमेंट अमृतधारा है? अमेरिका जब डेवलपमेंट करा तो बाद से किसने इन्वेस्टमेंट की थी? खुद उन्होंने की थी और रियासत ने की थी। काजी साहब देखें, जो मिनरल्स हैं सर, जो मिनरल्स हैं पाकिस्तान में वो तो मौजूद हैं, और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें जो बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है, OGDCL ये कॉन्फ्रेंस करा रहा है और बैनुल अक़वामी सरमायाकार वहां पर आएंगे और वो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो सके, क्योंकि एक जो सिर्फ नमक है, हिमालयन नमक, उससे $12 बिलियन हम सालाना कमा सकते हैं। ये जो है वो बाकायदा असेसमेंट है। लेकिन काजी साहब, जो IMF का क्या किया जाए कि जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, और इस हवाले से SIFC की उनके साथ मीटिंग भी हुई और कल वजारत खजाना के हुकाम की भी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि हमने जो बलोचिस्तान से जो मिनरल्स निकालने हैं उसको ग्वादर तक लाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए और बहुत बड़ा एक रेलवे लाइन भी वहां पर बिछाई जानी है। तो उसके लिए टैक्स इस्तिस्ना जो है वो हम चाहते हैं कि टैक्स का इस्तिस्ना दे दिया जाए, जिस पर IMF ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि IMF जो है वो बैंकों के कर्जों का, बैंकों के जो मुनाफे है उस पर बात नहीं करता। IMF ये बात नहीं करता कि उनका जो पॉलिसी रेट है वो कम कर दिया जाए और आवाम को इससे रिलीफ मिल जाए। लेकिन IMF ने ये जरूर कहा कि इससे जो है वो कर्जों जो टैक्स है उसमें इस्तिस्ना नहीं है। ये भी कहा गया कि जो रिकोडेक्स से निकालने वाले मिनरल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए नई रेलवे लाइन जो है तामीर करनी है। चागी से ग्वादर तक जो है मंसूबे में वज़ारत खजाना ने कहा कि वो मंसूबा हमने तामीर करना है, और ये भी कहा गया कि ग्वादर से रेलवे ट्रैक जो है वो भी लाना है, और ये तमाम मंसूबे बैनुल-अक़वामी मंसूबे हैं, लेकिन IMF इस पे नहीं माना। दो बातें मैं अर्ज करूं आपको, देखिए फर्क क्या है। पहली बात तो ये कि ये एक बात याद रखिएगा, गोरा जब सब कॉन्टिनेंट में आया था तो इन्वेस्टमेंट की वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। ये वही इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसे न्यू जो है वो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। पहली बात तो ये कि हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड हम सारा खुद निकाल सकते हैं और निकाल सकते थे। और आज की मॉडर्न दुनिया में टेक्नोलॉजी बाजार में बिकती है, जहां से मर्जी आप खरीद लें, किसी को निकाल के ले जाने और ये जो किकबैक्स वाला धंधा बंद होना चाहिए। सेकंडली मियां साहब, अब आपको मैं बताऊं फर्क कैसे पड़ा। रोज सवाल करते हैं लोग इंडिया की इकॉनमी हमारी, इंडिया ने जो भी बाहर से इन्वेस्टर आया उसको कहा कि पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे। जैगवर अगर यहां बनानी है तो जैगवर की टेक्नोलॉजी लेके आओ, अगर मर्सिडीज बनानी है तो उसकी टेक्नोलॉजी यहां लेके आओ। आज पूरी दुनिया में वो जो है वो कारें, और हम ये छकड़े बना रहे हैं, ये जो इन जापान में से ये जो हमारे, क्या मैं बताऊं कि किसने माल खाया और किसने नहीं खाया, और यहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने दी। ये कारें हैं जो हम इतनी महंगी गाड़ियां हम खरीदते हैं, इससे तो टांगा बेहतर सवारी है जो हमने किया। सो बेड़ा हमने खुद गर्क किया है, खुद ही हमने ठीक करना है। इसके हल हैं ये जो ज़ाती मफादात के यानी कंसिडरेशन से बुलंद होकर सोचना पड़ेगा। दुआ है कि हम इस तरह सोचें। इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।